ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि हम बम्बर्स आएंगे, हमने तैयारी कर ली है, सारी बातें हो रही थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि इस मामले में, युद्ध के मामले में पहल ईरान की तरफ से हो गई है। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ये किस प्रकार का युद्ध है? टेक्नो युद्ध कहा जा रहा है। ये टेक्नो युद्ध क्या है, इसको समझते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। अंकुर जी। थैंक यू पुनीत। लेकिन आज आपको ये समझना होगा पुनीत कि जो पुरानी लड़ाइयाँ थी, जो जंगें वैसे लड़ी जाती थी कि घोड़े पे सवार होकर लोग आते थे, अब पूरा सिस्टम बदल चुका है। पूरी दुनिया अब जो है नए तरीके से लड़ाई करती है और नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। और हैरानी की बात ये है, आज हम अपने दर्शकों के सामने ये खुलासा करेंगे कि ईरान को ये माना जाता है कि ईरान के पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसका उल्टा है। क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे आज हमें पता चला कि ईरान के पास वो सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसी की वजह से उसको अमेरिका जो है चौंक भी रहा है, हैरान भी हो रहा है। बिल्कुल। और वो पहले जो कह रहा था कि हमने डिएगो गार्सिया में इतने विमान तैनात कर दिए हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, आएंगे और धमाका मचा देंगे और धमाल मचा देंगे, तो उसकी क्या हवा निकली है? क्या हुआ है, क्या खबर आई है? खबर ये है कि C-17 एक विमान था। उस विमान का ईरान ने उसका GPS जो सिस्टम था वो हाईजैक कर लिया। एक तरह से कहें कि बिल्कुल उसने काम करना बंद कर दिया। और जैसे ही अमेरिकन कमांड सेंटर को ये खबर मिली कि उसके वन ऑफ द C-17 प्लेन को के GPS को जाम किया गया है और वो भी ईरान की तरफ से, तो वो हैरान रह गए। उनको लगा कि ईरान भी ऐसा कर सकता है क्या? क्योंकि अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो जो स्टील्थ फाइटर हैं, जो B-2 बॉम्बर हैं अमेरिका के, या F-35 है जिनको लेके अमेरिका इतना मुतमईन है कि वे बहुत शानदार एयरक्राफ्ट हैं, दुनिया के फाइटर प्लेन हैं, तो उनका GPS सिस्टम भी हैक कर सकता है। तो ईरान ने बेसिकली जो फारस की खाड़ी है वहाँ, प्लस जो अपना परमाणु संयंत्र हैं जो वहाँ पे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उनके आसपास GPS ट्रैकर मशीनें लगाई हैं, जो एक बेसिकली पूरा सिस्टम होता है जो विदेशी विमान के GPS को डिटेक्ट करता है, साथ ही उन विमानों के GPS को हैक कर लेता है या कंफ्यूज कर देगा, जैम कर देगा बेसिकली, मतलब काम नहीं करेगा। ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? क्या ईरान ने खुद ने इसको डेवलप किया है, किसी मित्र देश ने इसको साथ में दिया है, या किसी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है? क्या टेक्नोलॉजी है ये, थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहिए। बेसिकली जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से कि ये खुद उन्होंने डेवलप किए हैं। और अभी तक तो GPS की बात हो रही है कि GPS सिस्टम उन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया। एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कि जो ईरान ने क्लेम किया था और जो काफ़ी मतलब चर्चा में भी आया था। ये बात है दिसंबर 2011 की। दिसंबर 2011 में US का एक US RQ-170 ड्रोन, ये बेसिकली ड्रोन का नाम है, US RQ-170। ये ड्रोन ईरान की जो एयर स्पेस है उसमें आता है। उसमें आने के बाद जो ईरान का जो अपना सिस्टम है उसके हिसाब से वो उसको पहले गलत GPS सिग्नल फीड करना शुरू करता है, क्योंकि वो ईरान की टेरिटरी में है। तो ईरान का जो पूरा सिस्टम है वो उसको गलत GPS देता है और वो GPS को वो डिटेक्ट कर लेता है अमेरिका का ड्रोन, और फिर ईरान उसको अपनी धरती पर उतार लेता है। हाँ। तो जब इस तरह की घटना हुई तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि अमेरिका ने ये जरूर माना कि उसका वन ऑफ द जो ड्रोन था जो ईरानियन सीमा में चला गया था वो कहीं गायब हो गया, गिर गया, या उसको शॉट कर दिया गया, मार गिराया गया। लेकिन अमेरिका ने ये स्वीकार नहीं किया कि उसके ईरान ने अपने GPS सिस्टम के थ्रू उस ड्रोन को अपनी सीमा में उतार लिया। तो ये जो बात थी ये अमेरिका ने स्वीकार नहीं की। तो लेकिन ये 2011 की बात है और आज 2025 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं 14 साल में ईरान ने ऐसा कुछ और चीज़ें भी डेवलप की होगी। एक ऐसी मैं इंसिडेंट और आपको बताता हूँ। ये है जुलाई 2019 की।
जुलाई 2019 में RQ-4 ग्लोबल हॉक सर्विलेंस ड्रोन था, ये भी ईरान की सीमा में आया। इस ड्रोन को भी ईरान ने गलत जीपीएस फीड करके, जैसा ईरान दावा करता है, उसको भी अपनी सीमा में उसको पहले उतारा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इंसिडेंट कुछ हो चुकी है। अब सवाल उठता है ये कि जो स्टील्थ फाइटर है, यानी कि जो अमेरिका कहता है कि हम रडार पे भी नहीं आएंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे, तो क्या वो एग्जिस्ट करते हैं कि ईरान कुछ कर पाएगा? अब ईरान का दावा क्या है इसमें? ईरान का दावा ये है कि उसके पास जो रडार की जो जैमिंग टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है, जो ईरान कहता है, और बेसिकली एक काउंटर तकनीक है। और उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम का नाम जो है ईरान ने जो दिया उसका नाम है नस्र और फतेह 360। बेसिकली ये ऐसे इक्विपमेंट है, ऐसे कंपोनेंट हैं कि जो स्टील्थ फाइटर का रडार सिस्टम होता है। एक रडार सिस्टम जो B2 पे होगा और जो F-35 पे होगा, उसको ये जैम कर देते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। हाँ, तो अब जैसे F-35 विमान ईरान की सीमा में आया तो उसे जैम कर देंगे उसके रडार सिस्टम को, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, मतलब उसको कहाँ बम कहाँ मारना है। उसको अगर ये बता के भेजा गया कि आपको फलानी जगह बम मारना है, उसके हिसाब से जीपीएस में कहीं और दिख रहा है, तो वहाँ वो उसको चेंज करके, और सामान्य भाषा में मैं समझना चाह रहा हूँ दर्शक को, तो उसको चेंज करके कहीं और गिराया जा सकता है, कहीं और गिराया जा सकता है, या उसकी मतलब एक तरह दिशा भंग हो जाएगी, क्योंकि उसका अपना रडार सिस्टम काम करेगा जो फाइटर प्लेन का, वो सही तो ये भी हो सकता है कि वो ऐसे अमेरिकी अड्डों की तरफ ही उसको लोकेट कर दिया जाए। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रेगिस्तान में बहुत बड़ा इलाका, ईरान ना बेसिकली बिल्कुल वैसा कंट्री है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, मतलब खुला कहीं शहर, एक शहर दूसरे शहर के बीच में काफ़ी दूरी है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की, तो वो ऐसी जगह भी गिर सकता है जहाँ पे कोई इंसान ना रहते हो, या उसके जो परमाणु संयंत्र हैं, जो रिएक्टर्स हैं, वो ना हो। ये तो जो टारगेटेड मिसाइल्स होती हैं, ये तो उसके साथ भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक, उनके अंदर भी जीपीएस डेटा होता है। देखो, ये बात तो समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ जीपीएस से ही गाइडेड होती है। उनको बताया जाता है कि ये लोकेशन है, उनकी मेमोरी में वो चीज़ें फिट की जाती हैं, और फिर वो मिसाइल हो या कोई प्लेन हो, ऐसे ही काम करता है। तो अब ईरान का कहना ये है, दावा ये है ईरान का, कि उनके पास फतेह 360 और नस्र, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जिसके ज़रिए वो दुश्मन के रडार सिस्टम को हैक कर सकते हैं, और साथ ही उनको जो जीपीएस डेटा चाहिए उस जीपीएस डेटा को भी हैक कर सकते हैं। तो जीपीएस डेटा को भी हैक किया जा सकता है, और ये IRGC ने और ईरानी इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ करके है, उसने भी, दोनों ने मिलकर डेवलप इसको किया है, ये दावा किया जाता है। मैं चीज़ इसको आपसे और समझना चाह रहा हूँ कि इसमें कि ये केवल जीपीएस सिस्टम वाली चीज़ें इसके पास, ईरान के पास ताकतवर है, या और कुछ भी है? देखिए, एक ईरान में एक साइबर आर्मी करके उन्होंने एक यूनिट है, बेकायदा ईरानियन आर्मी का पूरा यूनिट है जिसको साइबर आर्मी बोलते हैं। तो उन्होंने पिछले 10 सालों में इन चीज़ों पे काम किया है। एक ऐसे ही उनका सिस्टम है फतेह 110 और खैबर सेखान, ये दो चीज़ें, दो उनके नए और सिस्टम है। ये सिस्टम जो यूएस का क्रूज मिसाइल का सिस्टम है, यानी कि यूएस की तरफ से कोई क्रूज की मिसाइल दागी गई तो वो अपनी डायरेक्शन भटक सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये उनकी एज ए काउंटर जीपीएस काम करेगा। तो उस क्रूज मिसाइल के अंदर जो सिस्टम फीड करे, जो सिस्टम होगा, जो काम कर रहा होगा, उसका ध्यान भटका सकता है। तो ये इस सिस्टम का नाम है फतेह 110 और खैबर सेखॉन। तो ये दो इनके एक तरह से काउंटर क्रूज मिसाइल सिस्टम। तो ईरान ने पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे ऑब्वियसली वो परमाणु बम बनाना चाहता है। दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, एआई का भी वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान एआई का यूज़ भी कर रहा है, ताकि आने वाले समय में जब कभी लड़ाई की स्थिति आए या जंग की हालत आए तो उसमें उस एआई का यूज़ करके भी अपने आप को बचाया जा सके। अब जैसे उनके कुछ डोमेस्टिक रडार सिस्टम है, उनमें उनका नाम बता सकता हूँ। एक है गादिर, एक है कास्ता, एक है कावोस।
ये 3 रडार सिस्टम हैं ईरान के, जो बेसिकली स्टील्थ फाइटर होते हैं और जो ड्रोन्स होते हैं लंबी दूरी के, उनको डिटेक्ट करते हैं। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि स्टील्थ फाइटर्स तो आएंगे नहीं वो हाँ, रडार लेकिन ईरान दावा करता है कि उसके पास जो ये गादिर, कास्ता और कवोश जो 3 डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है बेसिकली, दे कैन डिटेक्ट स्टील्थ फाइटर आल्सो। ये इट्स एज इट इज क्लेम बाय द ईरान। हाँ, तो आपने समझा कि ईरान ने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन शायद वो दुनिया के सामने हम ये कहें कि आ नहीं पाया या आने नहीं दिया गया, और अमेरिका इस भ्रम में खुद भी है और दुनिया को भी रखना चाहता है कि वो सुपर पावर है, और बाकी उससे टक्कर लेने वाले जो हैं वो मतलब पानी कम चाहें। नहीं है ये बात भी हो सकती है, लेकिन पिछले ये बात तो सच है कि पिछले 10-15 सालों में, या यूँ कहें कि पिछले 20-25 सालों में ईरान का पूरा फोकस अपनी मिलिट्री पे रहा है। ईरान ने अपना देखिए न्यूक्लियर पावर का जो प्लांट्स हैं 2-3 बनाए, 3 प्लांट्स हैं उनके पास, वो बनाए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस तरीके से, जैसा हमने अभी बात की, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे काम किया, रडार सिस्टम पे काम किया, और उसके पास S-400 की बात भी हो रही थी कि ईरान के पास S-400 भी है। हालांकि वो उतनी मात्रा में नहीं है जो उसने रशिया से परचेज किए हैं जितने होने चाहिए। तो अमेरिका के पास थार्ड है या इजराइल के पास थार्ड है, तो इनके पास S-400 है, जो बेसिकली जो दुश्मन की जो मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, ईरान ने पिछले 20-25 सालों में अपनी जो मिलिट्री है उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, और या यूँ कहें कि जो तेल से जो इनकम हुई थी ईरान को, उसका काफ़ी अच्छा उसमें हिस्सा मिलिट्री पे खर्च किया है। तो जब आप किसी भी चीज़ पे खर्च करते हैं, जाहिर है उसके रिजल्ट आएंगे। तो उसके रिजल्ट ये है कि ईरान की जो आर्मी है और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, कुछ कुछ सेक्टर्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, मतलब दे आर अप टू द इंटरनेशनल लेवल। तो अगर कल जंग की हालत होती है या मतलब अमेरिका के साथ किस तरह की लड़ाई होती है, तो ईरान के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए चीज़ें मौजूद होंगी। एक चीज़ और बताएं कि फारस की खाड़ी जहां पर ये तैनाती की गई है और ये जीपीएस को ट्रैक करना या उसमें बदलाव करना जो है, वो होर्मुज़ आइलैंड की बात जहाँ तक बात होती है, तो वहाँ से 20% तेल सप्लाई होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण इलाका है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि यमन में लगातार हूतीज़ पर अटैक कर रहा है अमेरिका, हथियार भी उसके खाली हो रहे हैं, जाहिर तौर पर काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। एक खबर ये भी आई कि ट्रंप इसको लेकर भी परेशान है कि बहुत महंगा पड़ रहा है ये। बिल्कुल। और ये अगर महंगा पड़ रहा है, और ईरान ने अभी खामोशी इस मामले में अख्तियार करके रखी है, और ये भी कहा है कि हमारे पास तो मिसाइलों का पूरा भंडार है, 1 लाख से ज़्यादा मिसाइलें हैं। सवाल ये भी है, आज मैं कहीं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था पुनीत, कि अमेरिका तो ग्राउंड इन्वेजन की तरफ भी सोच रहा है कि हुतीज़ से अब एयर अटैक्स उतने प्रभावी नहीं रहे हैं। आप देखिए अमेरिका ने कितने बॉम्ब डाले हैं, कितनी बॉम्बिंग की, और उससे 4-6 महीने पहले तो इजराइल हुतियों पे बॉम्बिंग कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके हुतीज़ का जो मतलब अटैक है वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी हालत में अमेरिका इस चीज़ को भी सोच रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन किया जाए। तो लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो कर पाता, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। लेकिन महंगा तो पड़ रहा है, महंगा तो ऑब्वियसली पड़ रहा है। दूसरी बात, इतनी बड़ी टेरिटरी है, मतलब आसपास चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैं सऊदी अरब की अगर बात करूं कि सऊदी अरब का तो सपोर्ट मिलेगा हुतीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पास में फिर ईरान भी है। हुतीज़ पे अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो फिर ईरान भी रिएक्ट कर सकता है। दूसरा कतर, ओमान, ये कंट्रीज़ भी हैं, ये नहीं चाहेंगे कि एक मिस्र हुआ, गल्फ में एक नया कोई लड़ाई छिड़ जाए, जैसे इराक में ऑलरेडी हुई थी लड़ाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखना होगा। लेकिन ये बात सही है आपकी पुनीत, कि इतने बॉम्बिंग के बाद भी हुतीज़ का जो मामला है वो सुलटा नहीं है। वो अभी भी मामला अमेरिका के लिए गले की फांस बनी हुई है। गले की फांस बनी हुई है। दूसरी तरफ गले की फांस बने होने के बावजूद भी ट्रंप जो हैं वो धमका रहे हैं ईरान को। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ कि ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, हर तरफ से ट्रंप घिरते चले जा रहे हैं, चाहे फिर वो वहाँ पर उनके टैरिफ वाला मामला हो। ये दूसरी खबर ये आती है कि एक ईरान ने
काउंटर अटैक ही कह सकते हैं इसको, कि वो गश्त करने गए थे या खुफिया जानकारी जुटाने गए थे तो उन्हीं को निपटा दिया। बिल्कुल ये बात भी है। एक्चुअली क्या है कि पूरा आप कियोस को अगर देखें मिडिल ईस्ट में, ये लंबा चलने वाला है। आप देखिए इसराइल पर आज हमास ने करीब 10 रॉकेट दागे जिसमें करीब 2-3 लोग घायल भी हुए। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले इसराइल ने जो बॉम्बिंग की उसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। तो ये जो इसराइल हमास से शुरू हुई लड़ाई, फिर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हुआ, फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई हुई, अब ये हुतीज़ आए, हुतीज़ के बाद अब ईरान और अमेरिका बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है। तो हो सकता है, जैसा हमने पहले भी अपने पुराने वीडियो में कहा था, कि ट्रंप जो टैरिफ वॉर है उससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान के साथ सीधी लड़ाई कर सकते हैं। तो ऐसी इस बात की आशंका पूरी है। इस बात की आशंका पूरी है। 2 महीने का वक्त दिया था, 1 मई को ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है और अमेरिका को बता दिया है कि अभी ये तो केवल ट्रेलर है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आनी बाकी हैं। और इसीलिए बार बार खामनेई जो हैं वो ये कह चुके हैं कि हम ऐसे लोगों की बातों में नहीं आने वाले जो बात से मुकर जाते हैं, या ऐसे लोगों से हम बातचीत करने के मूड में कतई नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं और इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।